नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप हिंदी का प्रश्न जो कि 12 नवंबर का फर्स्ट एवं सेकंड शिफ्ट में जो पूछा गया था उसका अगर वीडियो नहीं देखें तो वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर आप पहले वो वीडियो देखें, चाहे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वो सारा लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर के आप वो वीडियो देखें। दोस्तों, 12 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में जो हिंदी का प्रश्न पूछा गया था उसका वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। वीडियो पसंद आए, अगर आपको पसंद आता है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को पास, चाहे आपके पास जितना सारा ग्रुप है उसमें इसको शेयर कीजिए। तो आइए फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट में है? अवहट में जो कि विद्यापति के द्वारा रचित कितने ग्रंथ को शामिल किया गया है? 2। विद्यापति के द्वारा 2 ग्रंथ है जो अवहट में शामिल किया गया है। विद्यापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ को अवहट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची जो कि पुलोमजा जो कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची जो कि वासव, शक्र एवं जीमूतवाहन, शक्र, वासव जो कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची शक्र, जीमूतवाहन, वासव ये सभी जो कि इंद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन विस्मयादिबोधक अवयव का उदाहरण है? विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? धन्य धन जो कि विस्मयादिबोधक अवयव का उदाहरण है। विस्मयादिबोधक अवयव का उदाहरण के अंतर्गत धन्य धन आता है। नेक्स्ट है, उप विराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? उप विराम का प्रयोग इसमें से किस वाक्य में हुआ है? उप विराम का जो कि डबल बिंदु रहता है, इसमें उप विराम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे उप विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। मिश्र बंधु 3 हैं, उप विराम, गणेश बिहारी अल्प विराम, श्याम बिहारी अल्प विराम, सुखदेव बिहारी। मित्र बंधु 3 हैं, अल्प विराम, गणेश बिहारी अल्प विराम, मित्र बंधु 3 है, उप विराम, गणेश बिहारी अल्प विराम, श्याम बिहारी अल्प विराम, सुखदेव बिहारी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है तो आंसर होगा अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है हिंदी में। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो सफ़ेद कमीज में जो कि गुण है, इसका गुण बता रहा है सफ़ेद। यह सफ़ेद कमीज जो रंग को बताता है वह गुण है। सफ़ेद कमीज जो कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत सफ़ेद कमीज आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है? रोला छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो रोला छंद में मात्रा की संख्या 24 होती है। छंद के 3 भेद होते हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद एवं मुक्तक छंद। वार्णिक छंद में आता है सम वार्णिक छंद, अर्धसम वार्णिक छंद एवं विषम वार्णिक छंद। इसी तरह मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं, सम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद एवं विषम मात्रिक छंद। अब मुक्तक छंद जो कि सिंगल बज जाता है। अब सम मात्रिक छंद होता है एवं सम वार्णिक छंद होता है, इसका 2 भेद होता है। सम वार्णिक छंद एवं सम मात्रिक छंद के 2 भेद होता है। साधारण सम वार्णिक छंद होता है एवं दंडक सम वार्णिक छंद होता है। इसी तरह साधारण जो होता है इसे साधारण सम मात्रिक छंद होता है, दंडक सम मात्रिक छंद होता है। साधारण सम मात्रिक छंद की में 32 मात्रा होती है। साधारण सम वार्णिक छंद कहे तो 26 वर्ण होते हैं और दंडक सम वार्णिक छंद कहे तो इसमें 26 वर्ण होते हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है। चौपाई जो कि सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं, इसमें 16 मात्राएं होती है। गतिका सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। गतिका में 26 मात्रा होती है।
हर एक गतिका समात्रिक छंद होती है, इसमें 28 मात्रा होती है, गतिका में 28 होती है। इसी तरह रोला सममात्रिक छंद है, रोला में 24 मात्रा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन भारतेंदु युग की रचना नहीं है? भारतेंदु युग की रचना कौन नहीं है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो कि भारतेंदु युग की रचनाकार नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जो कि भारतेंदु युग की रचनाकार नहीं है। प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र एवं सितारे हिंद प्रताप नारायण मिश्र एवं प्रेमघन जो कि भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि किस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है, तो आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है। इसी तरह पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा जाता है। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, वीर गाथा काल जो कि आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है। उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा जाता है। उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा जाता है। पूर्व मध्य कहे तो भक्ति काल कहा जाता है। वीर गाथा काल जो कि आदिकाल को कहा जाता है। इसी तरह आधुनिक काल को भारतेंदु काल कहा जाता है। आधुनिक काल को भारतेंदु काल कहा जाता है। पवर का उच्चारण स्थान क्या है? पवर का उच्चारण स्थान बताना है तो पवर का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। दोनों ऊ स्वर का दोनों ऊ, हर्षौ दीर्घौ, जिसका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ होता है। अरि गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? अरि गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर होगा संबोधन कारक। अरि गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में संबोधन कारक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? इसमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? तो इसका आंसर होगा झूठा सच। झूठा सच। झूठा सच उपन्यास है कि जिसकी पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्दन पर सवार होना, मुहावरे का अर्थ। गर्दन पर सवार होना, पीछा न छोड़ना। गर्दन पर सवार होना, पीछा न छोड़ना होता है। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई है? वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई है? तो वियोग के अंतर्गत काम दशाओं की संख्या जो कि 10 होती है। वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाएं मानी गई है। नेक्स्ट है, अप्रमेय किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द है? अप्रमेय किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द है? जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए अप्रमेय का प्रयोग किया जाता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहेंगे। इनमें से वारकरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? वारकरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? वारकरी संप्रदाय। तो आंसर होगा ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर हैं जो कि वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अनुच्छेद पढ़कर इसमें आंसर देना है। यहाँ पे 3 प्रश्न है जिसका आंसर अनुच्छेद पढ़ के देना है, जो कि अनुच्छेद कटा हुआ है, इसमें साफ साफ नहीं आया है, इसीलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि उदय प्रकाश को 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि उदय प्रकाश को दिया गया। 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उदय प्रकाश को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मलबे का मालिक कहानी का रचनाकार इनमें से कौन है? मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार मोहन राकेश। मोहन राकेश द्वारा मलबे का मालिक का कहानी लिखा गया है। मलबे का मालिक कहानी जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो इनमें से कौन सा वाच्य होगा? तो क्रिया जो होता है अगर कर्ता के अनुसार हो तो इसमें कर्तृवाच्य कहा जाता है। क्रिया जो कि कर्ता के अनुसार हो तो इसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? राम गया यह जो कि समान भूतकाल है। राम गया समान भूतकाल है।
राम गया सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है? समास का व्यास होता है, समास का उल्टा व्यास होता है, समास का उल्टा व्यास होता है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी की बोली है सभी कौरवी, कनौजी एवं ब्रजभाषा, जो कि पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, जिसे खड़ी बोली कहा जाता है, बांगड़ू यानी हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कनौजी, ये सभी ब्रजभाषा, कनौजी, कौरवी। कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है, तो खड़ी बोली हरियाणवी, जिसे बांगड़ू कहा जाता है, ब्रजभाषा, बुंदेली, कनौजी, ये सब जो कि पश्चिमी हिंदी की बोली है। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन शब्द विशेष है? विशेष इसमें बताना है, राम बहुत बहादुर है, तो इसमें आंसर होगा राम। राम जो कि विशेष है, इसमें आंसर होगा बहुत। राम बहुत बहादुर है, इसमें विशेष हो गया बहादुर, और विशेषण बहुत हो गया, इसमें विशेष हुआ। अब विशेषण की जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है, तो बहुत जो हो गया उसे प्रविशेषण हो गया। यहाँ पे राम जो कि विशेष हो गया। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहा जाता है, जिसकी विशेषता बता जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे राम की यहाँ पे राम है जो बहुत बहादुर है, किसकी विशेषता बताया जा रहा है? राम को बताया जा रहा था राम, इसमें आपकी राम विशेष हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है? अर्ध विराम, इनमें से किस वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है? तो अर्ध विराम का सबसे पहले चिन्ह क्या होता है? तो अर्ध विराम जहाँ पे चिन्ह लगा हुआ उस, जिसे देखिए अर्ध विराम का चिन्ह यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इसमें अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, अर्ध विराम, इससे दूर रहो। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो, इसमें अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है देरीदा। देरीदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल्जीरिया, अल्जीरिया में देरीदा का जन्म हुआ था। देरीदा का जन्म अल्जीरिया में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, जिस समास में दो पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अवयव का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है, जिस समास में दो पद प्रधान होता है तथा जिसमें समुच्चय बोधक अवयव का लोप कर दिया जाता है, क्या कहा जाता है? द्वंद्व कहा जाता है। जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग इसमें किसमें हुआ है? तो टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसमें क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है, इनमें से किसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? यह समस्या है कि आप ही हल कर लूँगा, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, यह खुद के बारे में चर्चा करें, इसलिए इस निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप यानी खुद के बारे में चर्चा कर रहा है। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, यह जो कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से पंडित में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? पंडित में प्रत्यय जो कि यह प्रत्यय है, पंडित में यह प्रत्यय है, पंडित में यह प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें बताना है क्रिया के संदर्भ में, बताना है क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। जब एक क्रिया को समाप्त कर दूसरा में तुरंत प्रवेश करे तो पहली क्रिया जो होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपमा अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? उपमा अलंकार के लिए कालिदास, जो कि कालिदास के द्वारा उपमा अलंकार का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है, इसीलिए उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए कालिदास जो कि प्रसिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है? मूल का अनेकार्थी शब्द जड़, यानी मूल है जो जड़ को ही कहा जाता है। मूल दीर्घई से मूल जो कि जड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली
आकार बहुला है। आकार बहुला जो कि कौरवी बोली है, जो कि आकार बहुला के अंतर्गत आती है। आकार बहुला के अंतर्गत कौरवी बोली को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन के सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसके द्वारा किया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास जो कि डॉक्टर गिरियर्सन के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम जो कि डॉक्टर गिरियर्सन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी जो कि राजभाषा है, हिंदी है जो कि राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। राष्ट्रभाषा अगर कहीं लिखा रहे तो इसको सबसे पहले गलती काटना है, राजभाषा के अंतर्गत हिंदी आता है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध जो कि किस तरह से, आशीर्वाद किस तरह से लिखाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यह जो कि तीनों गलती है। आशीर्वाद आ, तलावी स को दीर्घ से बढ़ाना है, वा के ऊपर रेफ और द। आशीर्वाद जो कि यह बिल्कुल सही है। फोर्थ नंबर जो कि आशीर्वाद बिल्कुल सही तरीका से लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो। ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो, इसके लिए मुकुल का प्रयोग किया जाता है। ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो, मुकुल कहा जाता है। मुकुल ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो, मुकुल का प्रयोग होगा। वो ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो उसे मुकुल कहेंगे। नेक्स्ट जो आज के आखिरी प्रश्न है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सफल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत तो फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है बताना है। पंक्ति को ध्यान से एक बार और सुन लीजिए। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल है, मुझ में लय है संसार सकल है, अमृत तो फूलता है मुझ में। इसमें जो कि बताना है कि किस रस का प्रयोग हुआ है, तो आंसर होगा अद्भुत रस। अद्भुत रस का प्रयोग इसमें हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।